बेटा हम जो कर रहे थे ना, इंपोर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, ठीक है। और इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसका मास m2 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को खींचेगा। फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किसको खींचेगा? सेकंड वाले को। और सेकंड वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? फर्स्ट वाले को, है ना। तो जो फर्स्ट वाला है वो इस सेकंड वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं F21। क्या बोलते हैं बेटा? F21, ठीक है। रिस्पॉन्स करते रहो। क्या बोलते हैं इसे? F21। F21 का मतलब है फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1। बात समझ में आ रही है? ये सेकंड वाला ये भी इसको इधर खींचेगा, इसको बोलते हैं F12। क्या बोलते हैं बेटा? F12, यानी फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू मास 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। न्यूटन्स ने फर्स्ट पॉइंट में बताया इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। कौन सा पेयर है ये? एक्शन रिएक्शन पेयर। इन दोनों बॉडीज के बीच में जो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब ये इस पे इधर जो फोर्स लग रहा है और इस पे जो इधर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में क्या होता है? सेम। क्या होता है मैग्नीट्यूड में? सेम। यानी फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास m1। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? सेम, बट डायरेक्शन में क्या होते हैं? अपोजिट। डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट। That's why it is called as action reaction pair। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? ठीक है। पॉइंट नंबर टू है कि ये जो फोर्स होती है इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये नेचर में हमेशा कैसी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव। ये दोनों बॉडीज हमेशा एक दूसरे को प्रेम करेंगी, एक दूसरे के पास हमेशा आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कहेंगे चल पे हट, तू कहेगा चल हट, ठीक है। हमेशा एक दूसरे के पास आएंगे। ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये नेचर में हमेशा क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। बात समझ में आ रही? ठीक है। पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहता है? देखो सुनो मेरी बात। हमने कहा कि भैया दोनों फोर्सेस जो होती है एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी पहली बॉडी दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी वाली पहली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। तो एक ही बहुत बढ़िया शानदार बच्चा आया और उसने हमसे कहा, उसका नाम था ललित। इसका मैं कह रहा हूँ इसका मास m1, इसका मास m2। ललित ने कहा भैया एक बात बताओ आप कि इस पे जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से और इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में आपस क्या है? बराबर। क्या है? बिल्कुल बराबर। बहुत बढ़िया भैया, मेरे बात समझ में आ रही है। बिल्कुल तुम कह रहे हो बिल्कुल बराबर फोर्स है। और डायरेक्शन में क्या है? बिल्कुल अपोजिट। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। तो भैया ये फोर्स तो ऐसे भी लग सकती है, ये फोर्स तो ऐसे भी लग सकती है। क्या ललित अपनी जगह सही था? क्या ललित अपनी जगह सही था? हाँ यार भाई, उसने कहा मैग्नीट्यूड में सेम है, बहुत बढ़िया भैया, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो देख डायरेक्शन में अपोजिट भी है, ये नीचे, ये कहाँ है? ऊपर। ये डायरेक्शन में अपोजिट भी है और मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम। तो क्या ऐसे भी पॉसिबल है? नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे पॉसिबल इसलिए नहीं है, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर एज वेल एज दीज आर सेंट्रल फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जो लाइन ज्वाइनिंग दी टू बॉडीज के अलोंग लगती है। लाइन ज्वाइनिंग दी टू बॉडीज मतलब जैसे मैंने कहा इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये फोर्स हमेशा उस लाइन के अलाउंग रहेगी जो लाइन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करती है? ज्वाइन करती है। क्या करती है? ज्वाइन। जैसे ही ऑब्जेक्ट इसका मास m1, इसका मास m2, तो कौन सी लाइन इसको ज्वाइन कर रही है? यही तो लाइन ज्वाइन कर रही है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इन फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। बात समझ में आ रही है? दीज फोर्सेस आर ऑलवेज सेंट्रल फोर्स। ये हमेशा उन लाइन के अलाउंग लगेगी जो इनको क्या करती है? ज्वाइन। तो हमें थर्ड पॉइंट पता लगा कि इट इज आर सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं, देखो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि जो फोर्स होती है ना, इस फोर्स में जो g की वैल्यू होती है बिल्कुल फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11। बिल्कुल देखो आराम से देखो। देखो मैंने कहा एक बॉडी इसका मास 200 किलोग्राम है, ठीक है। कोई दूसरी बॉडी इसका मास है 400 किलोग्राम। कितना बेटा? 400 किलोग्राम। और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। तो मास तो बहुत बड़े हैं, तो फोर्स भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अभी देखते देखो कितना फोर्स आएगा।
F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला यही होता है। तो F इज इक्वल टू जी कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, m1 कितना है 200, m2 कितना है 400 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर, यानी 6.67 इंटू 200 इंटू 400 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यानी 6.67 इंटू 2 इंटू 4 इंटू दो येरी यानी 10 की पावर 4 कितना हुआ 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यानी ये बचा 6.67 इंटू 2 यानी 8 इंटू 11 में 4 का कितना बचा 7 माइनस 7। मुझे बताइए बहुत बड़ी वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू, बहुत ही छोटी वैल्यू, क्या ये बहुत छोटी वैल्यू, बात समझ में आ रही है। ये फोर्सेस आपको कब दिखाई देंगी जब बॉडीज का मासेस का होगा बहुत ज्यादा। दीज फोर्स आर एप्लीकेबल व्हेन द मास ऑफ द बॉडी आर वेरी वेरी हाई, यानी आपको फोर्स ये आपको लगेगी, तो फोर्स सबके बीच में लग रही है चाहे बॉडी छोटी हो चाहे बड़ी हो, बट लेकिन जो इसका इफेक्ट है आपको कब दिखाई देगा जब किसी भी एक सिंगल बॉडी का मास क्या होगा बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही है, जब किसी भी बॉडी का एक का मास बहुत ज्यादा होता है उस कंडीशन में हमें इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के होने का एहसास होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटीमीटर फोर्स का काम अलग अलग चीजें करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारा जो मून है जब वो अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमता है तो मून को अर्थ के चारों तरफ घुमाने के लिए सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। तो फोर्स क्या होती है सेंटीमीटल फोर्स, क्या होती है, और वहां सेंटीमीटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन प्रोवाइड करता है। जैसे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव के चार्ज के चारों तरफ कोई नेगेटिव चार्ज रेवोल्यूशन कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है सेंटीमीटल फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज को घुमाने के लिए आपको कौन सी फोर्स चाहिए, कोई तो फोर्स चाहिए, और वो फोर्स क्या सेंटीमीटल। यहाँ पे सेंटीमीटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। जैसे जब कोई चार्ज मोशन करता है तो उस टाइम पे कौन करता है कूलम्ब्स फोर्स, बात समझ में आ रही है। जब कोई दूसरा अर्थ जैसे अर्थ के चारों तरफ मून रेवोल्यूशन कर रहा है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स ग्रेविटेशन, बात समझ में आ रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको जब फील होगी जब इनमें से किसी एक बॉडी का मास क्या होगा बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, जब आपको कुछ एक्सेलरेशन दिखाई देगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में आपसे मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म मैंने आपसे बात करी, मैंने आपसे कहा कि ये 1000 किलोग्राम है और दूसरा जो है ये 10 की पावर 24 किलोग्राम है और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। मैंने कहा फोर्स निकालो, क्या निकालो फोर्स, ठीक है। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, m1 कितना 1000, m2 कितना 10 की पावर 24 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो यानी 6.67 इंटू 10 की पावर 24 और 3 कितना हो 27, 27 में से 11 कितना बचा 16, 10 की पावर 16 न्यूटन। ये बहुत बड़ी फोर्स है बहुत छोटी फोर्स है, बहुत बड़ी फोर्स, कौन सी बहुत बड़ी। इन दोनों में से किसी एक का मास ज्यादा होते ही हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हुई इंक्रीज, क्या हुई इंक्रीज, बात समझ में आ रही, ठीक है। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट लिखो नोट करो, हो गया। देखो अभी हम जो करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी करने वाले हैं, यानी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है हम उसको करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो देख हम पता है कि अगर ए बॉडी है इसका मास m1 इसका मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, कितना डिस्टेंस है बेटा r, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर, अरे हाँ ना तो बोल यार, ठीक है। अब देखो तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी। आज के बाद आप याद रखना कि जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं फिजिक्स में वो इसी तरीके से दी जाती है, कांस्टेंट की डेफिनेशन, किसकी कांस्टेंट की डेफिनेशन। अब देखो जैसे मैंने बोला इस बॉडी का मास अगर मैं 1 किलोग्राम ले लूं, कितना 1 किलोग्राम, दूसरी बॉडी का भी मास मैंने 1 किलोग्राम लिया और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मैंने कितना लिया 1 मीटर, कितना लिया 1 मीटर। या फिर ऐसे ही बोल सकता हूं कि m1 m2 इज इक्वल टू यूनिट मास, ठीक है। r मैंने कितना लिया यूनिट, कितना लिया यूनिट मीटर, यूनिट डिस्टेंस, है ना। तो इस कंडीशन में जो फोर्स बनेगा वो कितना आएगा F इज इक्वल टू जी इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, अरे हाँ ना तो बोल, ठीक है। तो यहाँ पे G कितना आया, G इज इक्वल टू F, कितना आया G इज इक्वल टू F। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बनी है, इसकी डेफिनेशन बनी
अगर मेरे पास कोई भी दो ऐसी बॉडीज हैं, इसका मास 1 किलोग्राम, इसका भी मास 10 किलोग्राम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 1 मीटर, कितना 1 मीटर। अगर इस कंडीशन में जो भी फोर्स लग रही है वही फोर्स हमारे किसके इक्वल होती है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के। किसके, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर मेरे पास कोई भी दो बॉडीज है जिनका दोनों का मास यूनिट मास है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो इस कंडीशन के अंदर जो फोर्स लगती है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल जी। क्या बोलते हैं, कैपिटल जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। लिखो जो बोल रहा हूं, देखो देखो हम जो करने वाले हैं वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 11th क्लास में हम जो पढ़ते हैं, 11th क्लास में हमें सेकंड चैप्टर के अंदर ही वेक्टर फॉर्म पढ़ा दी जाती है। व्हाट इज वेक्टर? जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का सिंबल यूज करते हैं। किसका, एरो का। यानी यहाँ पे ये जो भाई हम जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें, वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ रही, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए देखो, तो R12 यूनिट वेक्टर है बॉडी 1 से लेके 2 की तरफ। मैंने कहा इस बॉडी का मास m1, इसका मास m2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बोला r, कितना है बेटा, r। और ये 2 इस 1 को अपनी तरफ इधर खींच रहा होगा, इसको हमने बोला फोर्स ऑन बॉडी मास m1 ड्यू टू मास m2। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये फर्स्ट वाला भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बात समझ में आ रही, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अच्छा, R12 क्या है? R12 एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन 1 से किधर की तरफ है, 2 की तरफ। यूनिट वेक्टर कौन होता है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और ये केवल और केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो R12 एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी डायरेक्शन फर्स्ट से सेकंड की तरफ है। समझ में आ रही है बात? और 2 वाला जो है, ये 2 इधर की तरफ, ये कितना, R21। ये क्या बेटा, R21। यानी यूनिट वेक्टर है R21, मतलब इसकी डायरेक्शन सेकंड बॉडी से किधर की तरफ है, फर्स्ट बॉडी की तरफ। बात समझ में आ रही, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है ये? यूनिट वेक्टर्स। अरे बात समझ में आ रही है भाई यार? देखो, जैसे मैंने कहा इस बॉडी का मास m1, इस बॉडी का मास m2। बात समझ में आ रही, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कह रहा हूँ R1 है और ये मैं कह रहा हूँ R2 है। ये क्या है, R2। तो अगर मैं इधर से इधर की तरफ चलूंगा तो ये है R12 यूनिट वेक्टर। क्या ये, R12 यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इधर से इधर की तरफ जाऊंगा, R21 यूनिट वेक्टर। कितना, R21 यूनिट वेक्टर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अच्छा, F12 क्या है? फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, ड्यू टू बॉडी 2, ठीक है। और F12 क्या है? F12 तो हो गया। F21 क्या है? फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो, तो अगर मैं F12 की बात करूंगा, यानी फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कैपिटल जी। तो फर्स्ट क्या मतलब, फर्स्ट बॉडी का मास कितना, m1, सेकंड बॉडी का मास कितना, m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, r, कितना r। और F12 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, R12। कौन सा, R12 यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर। तो R12 यूनिट वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, F21 क्या होगा? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कौन सी, F21 की, R21। कौन सी, R21 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर। और हमने जब आपको 11th क्लास में अभी चैप्टर पढ़ाया था वेक्टर वाला, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी, यानी ए वेक्टर ये। अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। और ये वाला पोर्शन है R21, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। और इसमें हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और साइंटिस्ट न्यूटन ने ये बोला था कि जो ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं, ये दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं, बट लेकिन डायरेक्शन में क्या होती हैं, अपोजिट। क्या होती हैं, अपोजिट।
एक बात और, ये दोनों जो फोर्स लग रही है, फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे? नेगेटिव से। यही साइन मैं दोबारा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th क्लास में भी कराऊंगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई F12 की वैल्यू पूछता है तो F12 का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और r21 यूनिट वेक्टर। यानी अगर यहाँ पे F21 है तो माइनस GM1 m2 r स्क्वायर, और इधर की तरफ कौन सा वेक्टर है? r21। और अगर आप F12 की बात करो तो कौन सा है? r12। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसे नोट करो।